Hello learners, welcome to the third class of biology. लास्ट 2 क्लासेस में हम ये देख चुके हैं कि सेल क्या होता है, सेल का डेफिनेशन, डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल के साथ जो इंट्रोडक्शन का क्लास था जिसका एक पार्ट अपलोड नहीं हुआ होगा, तो बहुत जल्दी ही मैं क्या कर दूंगा, बायोलॉजी पार्ट 0 अपलोड कर दूंगा, जिसमें क्या डिस्कवरी ऑफ सेल का जो थ्योरी था, डेफिनेशन ऑफ सेल का जो थ्योरी था, और जो भी थ्योरी का पार्ट बचा हुआ जिसे मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था उसमें क्या कर दूंगा, लिखवा दूंगा, ताकि आपको पूरा थ्योरी मिल जाए। अभी तक हम लोग पार्ट्स ऑफ सेल में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस डिस्कस कर चुके हैं। नहीं, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप ऑफ सेल के बारे में, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो हमने देखा था कि यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, और प्रो का मतलब पुराना, और देन कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक मतलब क्या, जहाँ पे जिस सेल में रियल डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या है, प्रेजेंट। और प्रोकैरियोटिक मतलब क्या, जहाँ पे ओल्ड न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस डेवलप नहीं है, वो न्यूक्लियस क्या है, प्रेजेंट। तो वहाँ पे डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। इस हिसाब से मैंने क्या हम लोगों ने क्या किया था, सेल के 2 पार्ट के बारे में समझा था। ठीक है, चलिए अब आगे डिटेल में समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस है। तो ध्यान दीजिए, प्रोकैरियोटिक सेल का क्या होता है, साइज 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्या होता है उसको समझते हैं। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर मीन्स 10⁻�6 मीटर। बहुत छोटा होता है ये। अगर आपको अंदाजा लगाना है तो देखिए 0.0000001 मीटर, ये होता है 1 माइक्रोमीटर। मतलब अगर 1 मीटर को आप 10⁻⁶ यानी कि 1 लाख से क्या कर देते हैं, सॉरी 1 मीटर को 10⁻⁶ 1 मिलियन या 10 लाख से क्या कर देते हैं आप, डिवाइड, तब जो लेंथ आता है तो क्या बोलते हैं, 1 माइक्रोमीटर। तो ध्यान दीजिए, तो प्रीवियस क्लासेस में जितना समझ चुके थे उसके बाद देखते हैं आज कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस किसका है, साइज का। प्रोकैरियोटिक साइज का कितना, साइज प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसका साइज कितना होता है, 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर, और जो यूकैरियोटिक सेल है उसका साइज होता है 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर। मतलब यूकैरियोटिक सेल साइज में प्रोकैरियोटिक सेल से क्या होता है, बड़ा। अगला है कि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट। अब न्यूक्लियस एब्सेंट का मतलब ये है कि डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट। एक बहुत ही प्रिमिटिव लेवल का यहाँ पे वो पार्ट होता है जो पार्ट न्यूक्लियस में होता है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये है यूकैरियोटिक सेल और इस तरफ है प्रोकैरियोटिक सेल। हम जानते हैं क्या कि न्यूक्लियस में क्रोमैटिक मटेरियल क्या होता है, प्रेजेंट। सेल डिवीजन के दौरान वो जो क्रोमैटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है, और ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम। नहीं, और उसी क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। तो इस प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, डीएनए तो प्रेजेंट है, लेकिन इस न्यूक्लियस, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप, वो एब्सेंट है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो वो अंतर है, और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट का मतलब डेवलप्ड न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियस एब्सेंट का मतलब कि डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। अगला डिफरेंसेस है सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो पार्ट 0 अपलोड करेंगे ना बायोलॉजी का, उसमें उसको बता देंगे इंट्रोडक्शन में कि कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स होता है। जैसे कि लाइसोसोम क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल्स है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल्स है। गोल्गी एपरेटस क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल्स है। तो ये सब सेल ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, जबकि ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। अगला है क्रोमोसोम सिंगल, इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है। तो एक बेसिक डिफरेंस है किसके बीच में, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो और इसके बीच का जो अंतर है उसको क्या करेंगे, समझेंगे। और ये इसका क्या है, डायग्राम।
ये है न्यूक्लियर एनवेलप यानी कि न्यूक्लियस, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये राइबोसोम से जो क्या फॉर्म करता है, प्रोटीन फॉर्म करता है, राइबोसोम भी प्रोटीन फॉर्म करता है सेल में। ये है माइटोकॉन्ड्रिया जिसे बोला जाता है क्या, किचन ऑफ सेल। जब एक एक करके क्या करेंगे, सेल ऑर्गेन्स के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पता चलेगा। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो थिन लाइन है ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लाइसोसोम है। और इस तरफ ये डीएनए है, ये जो ऊपर में एक थिन लाइन है उसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल, उसके नीचे है सेल वॉल और सबसे नीचे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये इसका डायग्राम और ये इसका बेसिक डिफरेंस। आगे का जो पार्ट है उसको आगे समझते हैं। देखिए अभी तक ना हम लोग सेल का डेफिनेशन नहीं, सेल क्या होता है, रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में क्या क्या, और लोगों ने सेल के बारे में क्या क्या वो पढ़ चुके हैं, सेल डिस्कवरी के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद से उसके आगे आएंगे तो पार्ट्स ऑफ सेल में हम लोग क्या कर चुके हैं, ओए बच्चा, पार्ट्स ऑफ सेल में हम लोग सेल वॉल के बारे में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है उसको पढ़ चुके हैं, ऑस्मोसिस क्या होता है वो पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस क्या होता है वो पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस का कंपोनेंट क्या होता है उसको पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोसोल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। नहीं, इतना ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज अब देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेल में सेल ऑर्गेनल्स। नहीं तो बहुत सारा सेल ऑर्गेनल्स हैं, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वेक्यूल्स हो गया। तो इस सब क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए पार्ट्स ऑफ सेल, सेल ऑर्गेनल्स। पार्ट्स ऑफ सेल में बहुत कुछ देखे थे, सेल ऑर्गेनल्स भी था। सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ना क्या करते हैं, शुरू आराम से प्यार से समझिए। मेम्ब्रेन्स बॉन्ड ऑर्गेनल्स, ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके आजू बाजू क्या होता है, मेम्ब्रेन्स, यानी कि ओपन नहीं होते हैं। जैसे कि आपने देखा था क्या, प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए था उसके अराउंड कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं था, वो ओपन था। लेकिन वही अगर आप यूकैरियोटिक सेल देखिएगा तो जो न्यूक्लियर कंपोनेंट है, न्यूक्लियस का जो कंपोनेंट है उसके दौरान क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन है, नहीं उसको बॉन्ड किए हुए है। लेकिन वैसे ही सेल ऑर्गेनल्स में भी मेम्ब्रेन्स होता है। अब कैसे वो समझिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो बड़ा प्रिमिटिव सेल है, बड़ा पुराना सेल है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ है, जब इवोल्यूशन की प्रक्रिया हुई है तो धीरे धीरे हमारा सेल क्या हुआ, डेवलप। और सेल ऑर्गेनल्स के अराउंड धीरे धीरे मेम्ब्रेन बनना क्या हुआ, शुरू। न्यूक्लियस के जो मटेरियल होते हैं, डीएनए है, क्रोमेटिन मटेरियल है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, उनके अराउंड भी क्या हुआ, मेम्ब्रेन बनना शुरू, ठीक है ना। तो अगर सेल में मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, पहले के सेल में मेम्ब्रेन नहीं पाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे जो इवोल्यूशन की प्रक्रिया हुई, लोगों का बॉडी और कॉम्प्लेक्स बनना क्या हुआ, शुरू। तो कॉम्प्लेक्स जब बनना शुरू हुआ तो सब कुछ का तो बेसिस सेल है ना, जो सेल में चेंजेस आएगा वही क्या आएगा, पूरे बॉडी में चेंजेस, क्योंकि बॉडी तो मिलकर सेल ही से बना है। तो धीरे धीरे सेल ऑर्गेनल्स के अराउंड में क्या हुआ, मेम्ब्रेन बनना शुरू, ठीक है ना। एक्चुअली में बोल सकते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स भी डेवलप होना क्या हुआ, शुरू। क्योंकि जितना बॉडी कॉम्प्लेक्स होता है तो बॉडी में बहुत सारा फंक्शन हो जाता है। नहीं, जैसे कि अगर ह्यूमंस को इंजेक्शन देना है तो आप नॉर्मली कहीं भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन वही जानवरों का जो बॉडी है, गाय भैंस का बॉडी क्या होता है, ह्यूमन के कंपैरेटिवली सिंपल, उसको आप कहीं भी क्या कर देते हैं, इंजेक्शन कैसे भी दे देते हैं, उसके बॉडी में वो जो भी अपने मेडिसिन इंजेक्ट किया वो पहुंच जाता है। लेकिन ह्यूमंस में ऐसा नहीं है, जो नस में देना है सुई वो अलग है, जो मसल्स में देना है सुई अलग है। तो हमारा बॉडी कॉम्प्लेक्स है, तो हमारा जो बॉडी कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स क्यों ही नहीं है, बॉडी जब कॉम्प्लेक्स है तो बहुत सारा ऐसा भी हमारे बॉडी में फंक्शन होता है जो एनिमल्स में या बहुत, जैसे एनिमल के कंपैरिजन में प्लांट का बॉडी बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, लेकिन एनिमल्स में भी जो ह्यूमंस हैं उनका बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और यही नहीं, बॉडी तो कॉम्प्लेक्स है ही, अब ब्रेन लेवल पे भी हम लोग बाकी एनिमल्स से बहुत ज़्यादा काम करते हैं। थिंकिंग प्रोसेस है, लैंग्वेज है, डिसीजन मेकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, तो ये सब एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। तो बॉडी जितना कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो और अलग अलग कॉम्प्लेक्स मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए एक जगह है, आप वहाँ गए
और वहीं से काम करा के आ गए। वहाँ एक ही जगह पे हर काम होता है, मतलब कि सिस्टम बड़ा सिंपल है, जाओ काम करवा के आ जाओ। लेकिन जैसे कि नॉर्मली आप जाते हैं किसी अस्पताल में, छोटे मोटे क्लिनिक में, तो आप जाइए रिसेप्शन पे क्या करिए, अपना नाम लिखवाइए और अपना नाम लिखवा लीजिए। जब आपका नंबर आएगा डॉक्टर क्या करेंगे, आपको बुलाएंगे, डॉक्टर से मिलिए और उसके बाद आप जाके जांच करवाइए, फिर रिपोर्ट लेके आइए, डॉक्टर से मिलिए, दवाई लीजिए, चले जाइए। लेकिन वहीं आप किसी भारत जैसे या अपोलो जैसे बड़े अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ मामला इतना सिंपल नहीं है। वहाँ पहले आप अपना नाम लिखवाइए, फिर आपको एक फाइल मिलेगा, फिर आप उस डिपार्टमेंट में जाइए, फिर डॉक्टर मिलेंगे, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में चेकअप होगा। तो वो हॉस्पिटल का सिस्टम क्या होता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स। एक नॉर्मल आप दुकान में जाइए कपड़ा लेने, एक दुकानदार है कपड़ा दिखाता है, लेकिन वही आप शॉपिंग मॉल में जाइए तो वहाँ पे ऐसा नहीं ना है। पूरा सिस्टम क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग चीज़ है। बच्चों का अलग है, एक सेकेंड, तो बच्चों का डिपार्टमेंट अलग है, महिलाओं का डिपार्टमेंट अलग है, ग्रोसरी डिपार्टमेंट क्या है, अलग है नहीं। तो वहाँ पे सिस्टम कॉम्प्लेक्स है। तो जहाँ पे कॉम्प्लेक्स है वो फिर वहाँ पे क्या, हर फ्लोर का अलग अलग इंचार्ज होता है। मॉल में जाइएगा तो इस फ्लोर का ये इंचार्ज है, इस फ्लोर का ये इंचार्ज है, कैश काउंटर का अलग इंचार्ज है, कैश काउंटर का स्टाफ है। कस्टमर आएगा तो वो कुछ कपड़ा लेगा, हो सकता है कि 4 कपड़ा उठाए, उसमें से 1 ले, 3 छोड़ दे, कभी कभार तो 5-7 कपड़ा उठाते हैं, लोग छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो वैसे ही चले जाते हैं कि कपड़ा लिया, पहन लिया, एक फोटो लिया और अपना पोस्ट कर दिया, फिर कपड़ा रख के खत्म कहानी। तो बहुत लोग ब्लेजर वगैरह में, अच्छा सूट वगैरह में फोटो उनका अपना नहीं रहता है। मॉल में गया, ट्राई करने के लिए पहना, पिक्चर क्लिक किया, फोटो पोस्ट हो गया, फिर कपड़ा वहीं पे फेंक दिया। तो उसको फिर संभालने के लिए अलग है। लेकिन दुकानदार में इतना है, नॉर्मल दुकान में नहीं, एक ही आदमी है जो कपड़ा दिखाता है, वही आदमी पैसा भी लेता है, वही आदमी वहाँ पे सब कुछ है, ऑल इन वन। तो जितना बड़ा सिस्टम होगा ना, उतना ज्यादा लोग चाहिए संभालने के लिए। तो जब बॉडी हमारा कॉम्प्लेक्स होगा तो सेल के अंदर और बहुत कुछ चाहिए जो उस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को, उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को कैरी आउट कर सके। नहीं, यही काम किसका होता है, सेल ऑर्गेनल्स का। तो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पहला बात क्या ध्यान रखना है, ये मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है। यानी कि अगर कोई मान लीजिए सेल ऑर्गेनल है तो ये चारों बगल से क्या होगा, मेम्ब्रेन से बॉन्ड होगा, ऐसा ओपन नहीं रहेगा। दूसरा बात, प्रेजेंट टू सपोर्ट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ सेल। तो सेल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी क्यों होता है, सिंपल नेचर। इवोल्यूशन से हम लोग क्या हुए, सिंपल से आज एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन गए नहीं, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन गए तो हमारे अंदर बहुत सारा एक्टिविटी होता है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होता है। उसको कैरी आउट करने के लिए सेल में सेल ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंट होना क्या है, जरूरी। ठीक, तो सब ये इवोल्यूशन से आया है। इवोल्यूशन से क्या हुआ, न्यूक्लियर के चारों बगल मेम्ब्रेन बना, इवोल्यूशन से सेल ऑर्गेनल्स बना, इवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ, सेल ऑर्गेनल्स के दौरान मेम्ब्रेन बना, इवोल्यूशन से हमारे बॉडी के स्किन पे हेयर कम हुआ, इवोल्यूशन से हमारे हाइट में बदलाव आया, हमारा जो जॉ है, जॉ जो जबड़ा है उसके शेप में क्या आया इवोल्यूशन के दौरान। बच्चा सो क्यों रहा है, इवोल्यूशन से क्या हुआ, हमारे जॉ में क्या आया, उसके शेप में बदलाव आया। हमारे जो हम लोग 4 पाँव पे चलते थे उससे 2 पाँव पे चलने लगे, हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस था वो बढ़ा, लैंग्वेज डेवलप हुआ, हमारा जो बैकबोन था वो स्ट्रेट हुआ। जब बैकबोन हमारा स्ट्रेट हो गया तो हम लोग क्या कहलाने लगे, होमो इरेक्टस। और जब हम लोगों ने क्या किया, हथियार बनाना शुरू किया तो हम लोग क्या बोला जाता था, होमो हैबिलस, क्योंकि हम लोग हथियार बनाना सीख चुके थे। और जब हम लोग एकदम बुद्धिमत्ता से बुद्धिमानी का काम करने लगे तो होमो सेपियंस यानी कि वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रकार से क्या हुआ है, और हम डे बाय डे इवॉल्व होते रहते हैं। टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहा है, हमारे आसपास का सराउंडिंग इवॉल्व हो रहा है, हमारा घर कैसा है वो इवॉल्व हो रहा है, हमारा टीचिंग का जो तरीका है वो इवॉल्व हो रहा है। पहले मैक्सिमम क्या 100% जो टीचिंग था वो ऑफलाइन होता था, अब धीरे धीरे हम लोग ऑफलाइन से कहाँ आ रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग में। नहीं, एआई के आने के बाद बहुत सारा जो लेबर वर्क होता था वो कम हो रहा है, बहुत सारा काम मशीन ऑटोमेटिक कर पा रहा है। नहीं, आप लोग अगर इंजीनियरिंग पढ़िएगा तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जाइएगा तो वहाँ पे आपको ऑटोमेशन सिखाया जाता है। ऑटोमेशन मतलब क्या होता है कि मशीन को इस तरीके से डिजाइन करना ताकि बहुत सारा काम मशीन अपने खुद ही बखुद कर ले। उसके बाद से एक नई टेक्नोलॉजी आई है, उसमें क्या होता है, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब इंटरनेट मतलब कि इंटरनेट मतलब क्या होता है, बहुत सारा कंप्यूटर आपस में क्या कर दिए, कनेक्टेड एक नेटवर्क के थ्रू, उसे क्या बोलते हैं, इंटरनेट। और ऑफ थिंग्स, थिंग्स मतलब कि वस्तु।
तो आईओटी में ऐसा बताया जाता है, आईओटी का अगर स्टडी करिएगा उसका एप्लीकेशन ये है, अगर आईओटी का एप्लीकेशन जानिएगा तो आप सारे अपने घर में जितने भी अप्लायंसेस क्या कर सकते हैं, आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। आपको एसी का टेम्परेचर चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप ऑफिस से वैसे अपने रूम का एसी का टेम्परेचर चेंज भी नहीं करिए। इतना हो गया है कि आप अगर घर से जाते हैं अपने आप सारे अप्लायंसेस बंद हो जाएगा। आप आते हैं तो जो एयर कंडीशनर है वो खुद टेम्परेचर डिटेक्ट करके जो आपके लिए मोस्ट कंफर्टेबल टेम्परेचर होगा उसमें सेट हो जाएगा। जो गीजर है वो अपने आप ऑन हो जाएगा। जो ओवन है जिसमें खाना बनना है वो अपने आप ऑन हो जाएगा। और धीरे धीरे और रोबोटिक्स में डेवलपमेंट होगा। देखिएगा किचन में भी रोबोट आ जाएगा जो खाना बनाना क्या कर देगा शुरू। और अगर बहुत सारे होटल्स में देखिएगा तो खाना तो कम बना रहे हैं लेकिन सर्विंग के लिए बहुत जगह रोबोट्स का क्या करते हैं इस्तेमाल। वहाँ रोबोट क्या करता है, फूड को सर्व करता है। तो ये डेली डे बाय डे क्या हो रहा है, सब कुछ इवॉल्व कर रहा है। बहुत सारे सब्जेक्ट इवॉल्व कर रहे हैं। आज से अगर 20 साल पहले के इंडिया में जाइएगा तो वहाँ पे डिप्रेशन नाम का आपको सब सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन आज के इंडिया में देखिएगा तो डिप्रेशन, सुसाइड, मेंटली हम ठीक नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब फील कर रहा है, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, मेडिटेशन। ये जो मेडिटेशन वर्ड है ना ये भी इंडिया में नया नया आया है। पहले इंडिया में ऐसा नहीं होता था कि नहीं हम ध्यान बैठ क्या करेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेट करेंगे, नहीं, ये नया नया टर्म आया है। तो सब कुछ डे बाय डे क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप का आ रहा है। पहले कुछ और प्रॉब्लम था, पहले गरीबी प्रॉब्लम था। अब लोग क्या, कुछ लोग के पास क्या है, अभी भी है, कुछ लोग के पास पैसा कम है वो समस्या है, कुछ लोग के पास पैसा ज्यादा है तो इन्वेस्ट कहाँ करें वो समस्या है। इवोल्यूशन की प्रक्रिया के दौरान सब कुछ में क्या आया है, चेंज। तो वही लागू कहाँ पे होता है, यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स पे। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड, चारों तरफ से मेम्ब्रेन से क्या होता है, बॉन्ड। बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज होती है उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट टाइप्स, ये अलग अलग टाइप्स का होता है, ठीक। तो पहला जो सेल ऑर्गेनेल्स है वैक्यूल्स, उसको पढ़ना क्या करते हैं शुरू। तो वैक्यूल्स के बारे में क्या ध्यान रखना है, जैसे कि पता है हर सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड। अब देखिए हर चीज को ना रटने का प्रयास करिएगा ना तो फिर भूल जाइएगा। एक आप पकड़िए उसके बाद को कि अगर आपको समझ में आ रहा है कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड, तो ये वैक्यूल्स हो, लाइसोसोम हो, कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स हो, सब क्या होगा, मेम्ब्रेन बॉन्ड होगा। तो यहाँ से पहला पॉइंट क्या आ गया कि वैक्यूल्स क्या होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड। दूसरा क्या है, सॉलिड और लिक्विड फील्ड, यानी कि वैक्यूल्स के अंदर क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड भरा हुआ होता है। स्टोरेज सैक लाइक, यानी कि इसमें स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें क्या कर सकते हैं, किसी चीज को आप स्टोर कर सकते हैं। अब देखते हैं वैक्यूल्स इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होता है वो क्या होता है, स्मॉल। आगे जब हम डायग्राम बनाएंगे तो उसको देखेंगे कि एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स क्या होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है। टेम्परेरी मतलब कि परमानेंट नहीं होता है। जब इसका काम होता है ये वहां पे विजिबल होता है, और जब इसका काम नहीं होता, इसका काम क्या है, स्टोरेज करना, नहीं। तो कुछ अगर एनिमल सेल में स्टोर करना पड़ा तो आपको वैक्यूल्स दिखेगा, और जब स्टोर नहीं करना पड़ा तो वैक्यूल्स गायब हो जाएगा। स्टोर क्या करता है, तो स्टोर करता है ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को, प्रोटीन को। अब देखिए ग्लूकोज ग्लाइकोजन के बारे में एक चीज समझिए, आगे तो और समझिएगा। हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको एक इंसुलिन नाम का जो हार्मोन होता है वो किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके हमारे बॉडी में क्या कर देता है, स्टोर कर देता है, ताकि जब हमें किसी कारणवश फूड ना मिले तो वो ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे। और ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के बाद वो हमारे ब्लड सेल्स तक पहुंच सके ब्लड के थ्रू, और सेल्स में फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एटीपी फॉर्म कर सके, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एनर्जी, ठीक है। तो जब हम फास्टिंग करते हैं तो वो जो ग्लाइकोजन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, ठीक है। और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, फिर एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म करता है, यानी कि एनर्जी, और उससे हमारा फिर बॉडी का अलग अलग फंक्शन कैरी आउट हो पाता है। तो कभी अगर इंसुलिन का सिक्रेशन प्रॉपर नहीं होता है तो ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, और जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है तो हमारे बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और उसी सिनेरियो को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज। इसीलिए डायबिटीज का जो पेशेंट होता है उससे आप एक बात सुनिएगा, अगर डायबिटीज ज्यादा है 300 350 के आसपास है तो लोग बताएंगे क्या, हम लोग क्या लेते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन। इंसुलिन का इंजेक्शन क्या करता है, फिर वही काम जो इंसुलिन पहले करता था, जो बॉडी में नेचुरली रिलीज होता था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्या कर दिया, कन्वर्ट, और बॉडी में स्टोर कर दिया कि कभी अगर फूड ना मिल पाए,
तो हम क्या कर सके, ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सके। एक और बात यहाँ से समझिए, जो एक बहुत लोग क्या करते हैं, गलत प्रैक्टिस करते हैं कि अगर किसी को अपना वेट क्या करना होता है, लूज करना होता है, तो बहुत ज्यादा देर तक खाना नहीं खाते हैं या बहुत कम खाना खाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, कभी कभार ज्यादा खा लेते हैं। अब देखिए बॉडी में जो है ना एक टेंडेंसी होती है, बॉडी ब्रेन जो है वो हमेशा एक चीज पे काम करता है कि किसी भी हालात में, किसी भी पॉसिबल कंडीशन में हमें अपने आप को क्या करना है, सर्वाइव करके रखना है। हाँ, अगर कंडीशन ऐसा हो जाता है जो ब्रेन के जो पॉसिबिलिटीज है उसके बाहर हो जाए, ब्रेन जो कर सकता है, उसका जो कैपेसिटी है उसके बाहर चला जाए, तब नहीं बात है। ये नहीं कि आप ट्रेन के आगे खड़े हो गए तो अब ट्रेन चला गया आपसे तो ब्रेन आपको बचा लेगा, नहीं, ये होने वाला नहीं है। लेकिन ट्रेन के आगे आप खड़े नहीं हो पाइएगा, पहली बात तो बहुत। हाँ, ट्रेन के आगे आप तब खड़े होते हैं जब आपका ब्रेन काम करना क्या कर देता है, बंद, बिल्कुल नहीं। कोई डिप्रेस्ड हो गया, कोई किसी इमोशन में आ गया, तब जाके वहां पे खड़े हो जाता है। लेकिन कोई नॉर्मल सिनेरियो में ट्रेन के आगे खड़े होने वाला नहीं है। तो ब्रेन का हमेशा एक काम होता है कि किसी भी हालात में क्या करना है, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। तो जब ब्रेन ये देखता है कि यह आदमी ज्यादा फूड टाइमली नहीं ले रहा है, तो जैसे ही वो फूड लेता है तो ब्रेन क्या करता है कि नहीं, इस फूड को ज्यादा स्टोर कर लो। उल्टा ये होता है कि उसका वेट लूज होना था, लेकिन क्या करता है, उस फूड में जो फैट होता है उसको बॉडी बहुत तेजी से क्या कर लेता है, स्टोर। तो वेट लॉस होने के बजाय वेट उल्टा गेन हो जाता है। और जो लोग खाना नहीं खा के वेट लॉस करना चाहते हैं बहुत ही क्या बोलते हैं, विगरस तरीके से, तो उसमें क्या होता है, आपका फैट तो कम नहीं होता है, उल्टा आपका मसल्स का वेट घट जाता है। और वो जब अपना वजन कराते हैं तो देखते हैं कि नहीं मेरा वेट लॉस हो गया। वेट लॉस तो हो गया है, लेकिन एक्चुअली में आपको फैट लॉस करना था, मसल्स लॉस नहीं करना था। अगर आप मसल्स का वेट लॉस हो जाता है, मसल्स आपके बॉडी में कमी हो जाती है, तो आप अपना नॉर्मल डेली लाइफ एक्टिविटी भी अच्छे से नहीं कर पाइएगा। तो जब भी वेट लूज करना हो तो सबसे पहले तो खुद ज्ञानी नहीं बनना चाहिए, किसी एक्सपर्ट से क्या लेना चाहिए, सलाह। और दूसरी बात, बहुत लोग क्या करते हैं, यूट्यूब वीडियोस देख के क्या करते हैं, वहां से उसको फॉलो करने लगते हैं। तो पहले आप जिस व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं, पहले उसका बैकग्राउंड जानिए कि वो व्यक्ति कैसा है। जैसे कि यूट्यूब पे आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा, 16 घंटा कैसे पढ़ें, और जो व्यक्ति बता रहा था 16 घंटा कैसे पढ़े, उसका खुद 10th में 55% आता है। तो जो 10th में खुद लाया कितना, 55%, क्योंकि उसके पास माइक है, कैमरा है, एक अट्रैक्टिव क्या है, फेस है, और थोड़ा मोड़ा उसको बोलने का कला है, तो वो सबको ज्ञान बांटना शुरू हो गया है। तो 16 घंटा अगर पढ़ना इतनी अच्छी बात है, तो सर आप खुद पढ़ के कुछ अच्छा कर लिए होते नहीं, उसके बाद आप बताते तो हम भी सुनते। आप क्या किए, कुछ नहीं, आप लोगों को बता रहे, तो फिर वो लोग अलग अलग कंटेंट बनाते हैं। 16 घंटा पढ़ना कैसे चाहिए, आपको अपना ड्रेसिंग सेंस कैसे रखना चाहिए। यूट्यूब पे तो अभी आप अगर सुनिएगा तो बहुत जगह कोर्स लॉन्च हुआ था, हाउ टू चेंज अ गर्ल, नहीं, गर्लफ्रेंड कैसे बनाए, उसका पूरा यूट्यूब पे क्या है, कोर्स है। और कोर्स नहीं, बहुत सारे लोगों ने ऐप बना दिया था, और उस कोर्स का प्राइस होता था 7,000, 8,000, 10,000 प्राइस था, ऐप बना दिया, वो बड़ी बात नहीं है। मजे की बात है, लाखों लोगों ने कोर्स ज्वाइन भी कर लिया था। वहां पे प्रॉपर टीचर्स आते थे, उसका वो ट्रेनिंग देते थे। तो ऐसा भी चलते रहता है। तो कहीं भी हेल्थ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या ऐसा कोई भी टॉपिक हो, तो यूट्यूब से किसी भी अरे गहरे से ज्ञान नहीं लेना चाहिए। पहले जानिए जो व्यक्ति बता रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है। ऐसा हो गया क्या, कोई व्यक्ति खुद बहुत अनपढ़ है और वो बता रहा है कि पढ़ा कैसे जाएगा, अगर यूट्यूब पर देखिएगा तो ऐसे आपको अलग वीडियो देखने को मिलेगा। तो वहां से फैट लॉस नहीं करना चाहिए, एक एक्सपर्ट से सलाह लीजिए, वो आपके बॉडी को डायग्नोज करके बताएगा कि आपके बॉडी में BMI टेस्ट होता है, एक बॉडी मास इंडेक्स, तो वो अगर टेस्ट करवाइएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपके बॉडी में मसल्स वेट कितना है, आपके बॉडी में फैट का वेट कितना है, फैट को कैसे लूज करें, मसल्स को कैसे जारी रखें। अगर आप चने वगैरह खाते हैं, नहीं, चना को उबाल के खाते हैं, तो चना को उबाल के खाते हैं उसमें काफ़ी फाइबर और प्रोटीन होता है, फैट नहीं होता है। फाइबर क्या करता है ना, आपके बॉडी को जो हेपेटाइट होता है, आपका जो भूख होता है ना, उसको कौन मिटाता है, फाइबर मिटाता है। तो आप एक चीज गौर किए होंगे, क्या रोटी में चावल से ज्यादा फाइबर होता है। तो कुछ लोग रोटी कम ही खाते हैं तो पेट क्या हो जाता है, भर जाता है, लेकिन कंपैरेटिवली में चावल क्या खाते हैं, ज्यादा। तो आप ये सुनोगे कि नहीं रोटी खाया तो पेट नहीं फूला, नहीं, बोले पेट नहीं भरा, और लोग चावल खाते तो पेट भर जाता है। रीजन क्या है, रोटी में फाइबर ज्यादा है। तो आप अगर फाइबर कंज्यूम करिएगा ना तो आपका भूख शांत रहेगा। वैसे दाल में फाइबर होता है, तो अगर एक कटोरिया भर के दाल पी लेते हैं
रोटी के साथ, तो आपका ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगेगा। लेकिन वही अगर चावल खाते हैं, चावल में फाइबर की मात्रा कम होती है, तो आप खूब चावल भी खा लेते हैं, उसके साथ बहुत कम दाल खाते हैं, आप देखिएगा थोड़ी देर में आपको क्या लग जाएगा, भूख। इसीलिए जब लोग को बोला जाता है कि मुझे क्या करना है, वेट लूज करना है, तो डॉक्टर सलाह देते हैं क्या, आप खाने से पहले बहुत सारा सैलाड खाइए, क्योंकि सैलाड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फाइबर का मात्रा होता है। आप सैलाड खा लीजिएगा, आपका भूख क्या हो जाएगा, कम। और जैसे आपका भूख कम हो जाएगा तो आप स्वाभाविक बात है आगे आप क्या खाइएगा, खाना कम ही खाइएगा, नहीं, और आपका उससे कुछ नुकसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि सैलाड के लिए फाइबर मिल गया। और आपके बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है ना, तो एक्स्ट्रा फैट है तो उसको तो हटाना है, और ऊपर से आप खाना कम खाइएगा, तो बहुत सिंपल सा कैलोरी मैनेजमेंट। अगर आप YouTube पे जाइएगा तो आमिर खान से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सर आप अपना वेट लूज वेट गेन कैसे करते हैं, जैसे दंगल फिल्म है ना, उस दौरान उन्होंने क्या किया, काफी अपना वेट लूज किया है, वेट गेन किया, और फिल्म वो करते रहते ताकि एक परफेक्ट मूवी बन पाए। तो उन्होंने सिंपल सा बोला क्या, मैं वेट लूज और वेट गेन करने का एक बेसिक मेथड अप्लाई करता हूँ अपने ऊपर, क्या, कैलोरी। मैं कितना कैलोरी कंज्यूम कर रहा हूँ। आप किसी भी फूड पैकेट फूड को उठाइएगा, उसको अगर उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़िएगा, जब आप किसी पैकेट फूड को उठा के पढ़िएगा, उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़िएगा, उसमें लिखा रहता है कैलोरी, नहीं, तो सिंपल सा है, आप कितना कैलोरी इंटेक कर रहे हैं। और आप जब काम करते हैं तो कैलोरी बर्न होता है, कैलोरी कंज्यूम होता है। तो मान लीजिए मैंने क्या किया, 2000 कैलोरी इंटेक किया और मेरे काम से 1800 कैलोरी बर्न हुआ, तो मैंने क्या किया, 200 कैलोरी अपने अंदर स्टोर किया, नहीं। उसी सिंपल, अगर आपको क्या करना है, वेट लूज करना है, तो कैलोरी बर्न ज्यादा कीजिए और कैलोरी गेन कम कीजिए, अपने आप क्या हो जाएगा, वेट लूज। वेट गेन करना है तो जितना कैलोरी बर्न करते हैं उससे ज्यादा कैलोरी गेन कीजिए, तो अपने आप वेट क्या हो जाएगा, आपका गेन हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है। लेकिन फिर भी किसी काम करने से पहले एक्सपर्ट का सलाह लेना चाहिए। इंडिया में यूट्यूब का इतना प्रचलन क्यों है, यूट्यूब पे इतने सारे डॉक्टर क्यों बन गए हैं, हर अगला आदमी ज्ञान बांटता है। खास करके 2-3 सेक्शन में जाइएगा, हेयर फॉल का सेक्शन में, तो हर अगला आदमी बता रहा है कि हेयर फॉल कैसे रिड्यूस किया जाता है। एक महिलाओं में खास करके, पुरुषों में एक एज के बाद जो हमारा बाल क्या हो जा रहा है, सफेद हो जा रहा है, तो एक से एक नुस्खा है, तेल को ऐसे गर्म करो, उसको ऐसे लगाओ, नारियल तेल में, सरसों तेल में पुदीना डाल के उसमें हरी मिर्ची का तड़का लगा के, एक से एक देखिए, जीरा डालो, उसको सर उल्टा करके पाँव सर पे रख के लगाओ, यानी एक से एक क्या देखने को मिलेगा, तरीका, नहीं। तो इन सब को नहीं सुनना चाहिए, एक्सपर्ट से क्या लीजिए सलाह। जैसे एक और चीज है, हर अगला आदमी, जैसे कि अब रामदेव बाबा टाइप के लोग होते हैं, तो ज्ञान बांटना क्या कर देते हैं शुरू, इस योग से ये हो जाएगा, इस योग से ये हो जाएगा, इस योग से चश्मा, नहीं। अगर किसी डॉक्टर से पूछिएगा, डॉक्टर आपको बताएगा, आप कितना भी योग कर लीजिए, आप 24 घंटा योग करिए, पहली बार 24 घंटा योग करिएगा तो 2 दिन में आप जाने का टाइम आ जाएगा। लेकिन आप जितना भी योग करते हैं डेली बेसिस पे, 24 महीना 24 साल कर लीजिए, चश्मा का उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके पीछे प्रॉब्लम क्या है, जो आपका सिलेडी मसल्स है आई का, उसका वीक हो गया है, वो अब उस लेवल पे नहीं है कि आपके जो आई लेंस को क्या कर सके, वो मैनेज कर सके, और आपको आई लेंस को मैनेज नहीं कर सकता है। तो आप चाहते हैं कि नहीं, फिर भी हमारा जो लाइट रेज आ रहा है, आई में इंटर्स कर रहा है, उसका इमेज रेटिना पे ही पड़े, क्योंकि रेटिना में सेंसर होता है जो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन भेजेगा। तो रेटिना पे बनाने के लिए आपको बाहर से लेंस या ग्लासेस पहनना ही पड़ेगा। तो हमेशा हर काम के लिए एक्सपर्ट का सलाह लेना चाहिए, किसी लोकल व्यक्ति का, या ज्यादा जो घरेलू नुस्खा नहीं, घरेलू जो नुस्खा रहता है उन्हें अपनाना चाहिए। कई दफा वो फायदा करेगा, कई दफा इतना आपको बैकफायर करेगा ना कि फिर आप वहां से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाइएगा। तो वैक्यूल्स में, जो एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होता है वो छोटा होता है, टेम्पररी होता है, और वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन और प्रोटीन को क्या करता है, स्टोर करता है। वैक्यूल्स का काम ही होता है क्या, मेम्ब्रेन बोन स्ट्रक्चर है जो सॉलिड और लिक्विड को क्या करता है, स्टोरेज। अब देखते हैं क्या वैक्यूल्स इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या है, लार्ज है, बड़ा है, एनिमल सेल में छोटा है। अब यहाँ से एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है, राइट द डिफरेंस, कि आप एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स है और प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स है उसके बीच का क्या लिखे, अंतर लिखे। तो पहला अंतर ये है स्मॉल, ये क्या है, लार्ज। ये है डिस्टिंक्ट, यानी कि थोड़ा सा खास है, अलग है। आप अगर एनिमल सेल को देखते हैं तो उसमें वैक्यूल्स आपको कोई खास नजर नहीं आएगा, क्योंकि पहली बात तो ये है क्या, टेम्पररी, पता चला आप देखें वहां पे था नहीं था। लेकिन अगर आप किसमें देखते हैं, प्लांट सेल में, तो ये आपको अलग से क्या आएगा, नजर। जैसे कि अगर आप सेल को देखते हैं तो सेल में न्यूक्लियस अलग से क्या आता है, नजर आता है, नहीं। तो वैसे ही प्लांट सेल में वैक्यूल्स अलग से क्या आएगा, नजर, जो कि आपको एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलेगा।
नेक्स्ट क्या है, परमानेंट है, ये टेम्पोररी है, ये क्या है, परमानेंट नहीं। स्टोरेज सेल सैप, ये सेल सैप को स्टोर करता है। सेल सैप क्या होता है, सेल सैप में क्या होता है, एमिनो एसिड्स। अब यहां से सुनिए, आप जो भी भोजन करते हैं ना, तो अगर आप हम लोग अलग अलग ऐसा कभी देखें कि नहीं, एक आदमी बस चावल चावल खाया जा रहा है, नहीं, एक आदमी बस गोभी गोभी खाया जा रहा है, बस दाल मिक्स करके क्यों खाने का प्रावधान है। चावल में एक प्रकार का एमिनो एसिड्स होता है, दाल में दूसरे प्रकार का एमिनो एसिड्स होता है, और जो अलग अलग अनाज हैं उसमें अलग अलग प्रकार का क्या होता है, एमिनो एसिड्स। और सारे एमिनो एसिड्स हमारे बॉडी के लिए क्या है, जरूरी। जब हम लोग क्लास 10 का चैप्टर पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस, उसमें देखेंगे जब प्रोटीन क्या होता है, पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एमिनो एसिड्स में। कार्बोहाइड्रेट जब पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। वैसे फैट जब पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में। तो प्रोटीन जब अपना पूरा डाइजेशन कंप्लीट करके बनाता है एमिनो एसिड्स, और हर प्रकार के अनाज में अलग अलग टाइप का एमिनो एसिड्स पाया जाता है जो हमारे बॉडी के लिए क्या है, जरूरी। तो हमें मल्टीग्रेन क्या करना चाहिए, फॉलो, सिंगल चीज नहीं खाना चाहिए कि नहीं एक चीज पकड़ ली खा लिया, नहीं। अब ये नहीं कि एक ही दिन में सब खा लिए, ये नहीं कि उठे थोड़ा सा मूंग, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा गेहूं, मक्का सब मिला के उबाल के खा लिए, कि नहीं मल्टीग्रेन चाहिए। नहीं, मल्टीग्रेन मतलब क्या, समय समय के साथ अपना जो अनाज खाते हैं उसको बदलते रहिए। गेहूं का रोटी के साथ में कभी मक्के का रोटी भी खाइए, कभी बाजरा की रोटी भी खाइए, नहीं कभी जौ का रोटी भी खाइए, तो आपके बॉडी को अलग अलग एमिनो एसिड्स मिलता रहेगा। इंडिया में जो फूड का सेंस होना चाहिए, क्या भोजन करना है, क्या हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, वो नहीं है। क्यों नहीं है, एजुकेशन नहीं है। और क्या सेल सैप में क्या होता है, एमिनो एसिड्स, दूसरा शुगर, और तीसरा बहुत सारा ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, तो जब आप क्या पढ़िएगा हायर क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़िएगा तो आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो मिनरल एसिड्स होता है उसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड जनरली। और जिस एसिड में से आपको कार्बन दिखेगा प्रेजेंट हो रहा है, नहीं, जैसे कि क्या फॉर्मिक एसिड, तो कोई भी एंट आप क्या करती है, काटती है तो आपके स्किन पे फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है, वो सब क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। तो ये सब सेल सैप है जो कि प्लांट सेल के वैक्यूल्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। आगे देखिए, प्लांट सेल वैक्यूल्स प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। टर्जिडिटी या रिजिडिटी का मतलब क्या है, टर्जिडिटी मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ना, उसको यानी कि एक सपोर्ट सिस्टम, वो फट ना जाए, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और रिजिडिटी मतलब क्या, थोड़ा सा उसको रफ बनाता है, थोड़ा सा कठोर बनाता है। नेक्स्ट, सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ सम प्लांट सेल some plant may occupy 50 to 90% of cell volume। जब आप डायग्राम देखिएगा तो आप देखिएगा ये तो टेम्पोररी, ये छोटा है तो कहीं साइड में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन प्लांट सेल में जब वैक्यूल्स देखिएगा वो काफी क्या होता है, बड़ा। कई दफा वो इतना बड़ा होता है कि वो सेल का 90% तक वॉल्यूम वही कैप्चर कर लेता है। और जो न्यूक्लियस बेचारे सोचते हैं कि नहीं मैं सेल का इंपोर्टेंट भाग हूं, मैं तो बीच में रहूंगा, उसको धक्का मार के बोलते हैं चल नाना एक साइड निकल, तो अपना क्या कर लेता है, शेप बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है। आगे जब इसका डायग्राम देखेंगे तो आप जो अभी पढ़े हैं उसको अच्छे से इमेजिन कर पाइए। क्यों, क्योंकि जब पिक्चर्स होता है ना तो आपको सोचने में आसान होता है। चलिए